देखिए, now I tell you Newton's concept regarding the speed of sound, regarding speed of sound wave or the longitudinal wave. इधर इन एयर, सबसे पहले समझने की कोशिश करता हूं। कंसेप्ट बताने से पहले ही मैं एक बात बोल दूं, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। पहली बार 11th क्लास में आप कोई ऐसी चीज सुन रहे हो जो न्यूटन के द्वारा कही गई है, न्यूटन के द्वारा बताई गई है और वह गलत है। अभी तक 11th स्टैंडर्ड में हमने ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, मोमेंटम, रोटेशन, हीट, जीपीएम, और इन सभी चैप्टर में हर जगह पर किसी ना किसी तरह से न्यूटन का नाम आया है, न्यूटन का रोल आया है, न्यूटन के कंसेप्ट आए हैं और हमने बड़े सम्मान के साथ, बड़े इज्जत के साथ न्यूटन के उस कंसेप्ट को सीखा है, सुना है, समझा है, अप्लाई करा है, सही माना है। पहली बार हम एक ऐसा कंसेप्ट बता रहे हैं जो न्यूटन ने दिया है मगर गलत कंसेप्ट है, न्यूटन को भी समझ में आ गया था, न्यूटन को भी पता था। और एक और बात बता दूं, ये अभी कोई पहली बार ही नहीं हो रहा है जब हम देखेंगे कि न्यूटन के द्वारा दिया गया कोई गलत कंसेप्ट। आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, तो जगह जगह पर हम न्यूटन के द्वारा दिए गए गलत कंसेप्ट को भी देखेंगे, उसकी गलतियों को भी समझेंगे और किस तरह से उन गलतियों को सुधारा गया यह भी हम समझेंगे। इनफैक्ट न्यूटन ने अपने सारे कंसेप्ट 1400, 1500 में दिए थे और 1900 और 2000 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट सजेस्ट करे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो न्यूटन के सारे कंसेप्ट को ही फेल प्रूव कर दिया था, सारे कंसेप्ट को ही गलत प्रूव कर दिया था। न्यूटन इज टर्म्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो मैकेनिक्स है, इसका जो जन्मदाता है उसको डेफिनेटली न्यूटन को कहा जाता है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ही इज सेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का जो जन्मदाता है उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन को वह क्रेडिट दिया गया। और मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में तो हर कंसेप्ट में हर जगह पर न्यूटन गलत साबित हुआ और अल्बर्ट आइंस्टाइन के कंसेप्ट सही साबित हुए। एनीवे, वह बात की बात है। अभी तो हम साउंड वेव और इससे रिलेटेड न्यूटन ने क्या कंसेप्ट दिया था। न्यूटन का कहना था, मैं स्पीड ऑफ साउंड वेव के लिए वह एक्सप्रेशन लिख देता हूं, बीटा बाय रो। यह कंसेप्ट तो यहां तक तो बिल्कुल सही है, यहां तक कोई गलत नहीं है। देन न्यूटन कंसेप्चुलाइज्ड दैट द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। He said that propagation of sound wave in air is a isothermal process. That is, temperature remains constant during the propagation of sound.
उसका कहना था कि जब साउंड वेव प्रोपोगेट करते हैं तो वहां रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बनता है और वह रेयरफैक्शन और कंप्रेशन प्रोपोगेट भी करता है, मगर रेयरफैक्शन बनने के दौरान जो रेयरफैक्शन वाला जोन है इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और जब कंप्रेशन बनता है तो जो कंप्रेशन जोन है दैट यूज टू रिलीज द हीट इनटू द सराउंडिंग एंड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। मैं आगे इस बात को लिखता हूं। कंप्रेशन जोन releases heat to the surrounding and rarefaction zone, जो rarefaction zone है it absorb heat from the surrounding। बात को समझिए, हमने हीट में ऑलरेडी यह बात पढ़ रखी है कि जब गैस को कंप्रेस करा जाए या जब गैस को एक्सपांड करा जाए तो वहां कुछ थर्मोडायनामिक वर्क होता है, और उस थर्मोडायनामिक वर्क के दौरान हीट कभी रिलीज होती है, कभी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब साउंड वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो जब प्रेशर वेव प्रोपोगेट कर रही है, प्रेशर वेव के प्रोपोगेशन के दौरान एयर मीडियम में कहीं कंप्रेशन जोन बन रहे हैं, कहीं रेयरफैक्शन जोन बन रहे हैं। अल्टरनेट तरीके से कंप्रेशन जोन और रेयरफैक्शन जोन बन रहे हैं। कंप्रेशन जोन में हीट रिलीज होती है, कंप्रेशन जोन में जो वर्क होता है उस वर्क की वजह से वह कंप्रेशन जोन हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करके वो सराउंडिंग को देता है। और रेयरफैक्शन जोन के दौरान जो वर्क होता है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरीके से कंप्रेशन जोन और रेयरफैक्शन जोन सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज कर, hence they maintain the temperature constant। इधर मैं लिखता हूं, in order to maintain constant temperature and hence isothermal process, isothermal process। This was the concept suggested by न्यूटन। न्यूटन ने यह कंसेप्ट सजेस्ट करा था कि जब हवा में साउंड वेव ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करती है, तो वह जो प्रोसेस होता है, वह जो प्रेशर वेव जनरेट होती है, प्रेशर वेव के दौरान कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते जरूर है, मगर उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और चूंकि यह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए हम यह लिख सकते हैं, in air this velocity of sound may be written as under root of bi by rho। now here what is bi? Bi is bulk modulus of isothermal elasticity। Bi is bulk modulus of isothermal elasticity। This was the concept suggested by Newton। अब इस BI को उसने कैसे डिटरमाइन करा, यह हम बताते हैं। यह BI क्या होगा? BI को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इट्स
माइनस ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, और आई से माइनस ऑफ डीपी बाय डीवी बाय वी। इस तरह से हम डिफाइन करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मैं इसे लिखता हूं, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस वी यूज टू से PV remains K, that is constant for isothermal process। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, हीट में हमने यह बात पढ़ रखी है, सीख रखी है, समझ रखी है, गैसियस स्टेट भी पढ़ते समय हमने यह बात समझी है। अब हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट यदि कर दें, D of PV is equal to D of constant। Now pressure and volume they varies during the formation of compression and rarefaction, both varies। तो पहले प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करता हूं, और फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर को डिफरेंशिएट करता हूं, और के जो कि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल होगा 0। अब जरा देखिए, P dV इक्वल टू माइनस VdP, और P इज इक्वल टू माइनस GP अपॉन DV बाय V। मैं इसे रीअरेंज कर सकता हूं इस तरह से, और माइनस ऑफ DP अपॉन DV बाय V, दिस इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। जरा देखिए, PV इक्वल टू कांस्टेंट के मैंने डिफरेंशिएट करा दोनों साइड, D ऑफ PV इक्वल टू डी के जो कि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल होगा 0। PV दे आर द टू वेरिएबल्स एंड वी हैव गॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है। तो पहले P को कांस्टेंट रखा और V को डिफरेंशिएट करा, फिर मैंने V को कांस्टेंट रखा और P को डिफरेंशिएट करा, तो इस तरह से हुआ PdV प्लस VdP इक्वल टू 0। PdV इक्वल टू माइनस ऑफ VdP, और फिर इसको रीअरेंज कर लिया DP अपॉन DV बाय V, माइनस साइन आ गया, और दिस कंप्लीट टर्म बिकम्स बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, जिससे यह समझ में आ गया कि BI इज इक्वल टू P, प्रेशर P ऑफ द मीडियम, मीडियम का जो प्रेशर होगा। तो मैं अब लिख दूंगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ प्रेशर बाय रो। दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर velocity of sound। मैं इसे लिखते से बता दूं, इट्स रॉन्ग फॉर्मूला, इट्स रॉन्ग फॉर्मूला लिख देता हूं, इट्स रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है ये समझाता हूं मैं, कैसे यह गलत है यह बात समझाता हूं। मैंने आपको बिल्कुल साफ बताया कि हम अब जो एनालिटिकल अप्रोच देख रहे हैं, अब हम जो थ्योरी और कंसेप्ट समझ रहे हैं, उसके द्वारा हम जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा है उसे ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर्स पर सेकेंड है, और वह वेलोसिटी आना चाहिए, दिखना चाहिए। यदि वह वेलोसिटी नहीं आ रही है, वह नहीं दिख रही है, तो आप 332 वाले डेटा को गलत नहीं कह सकते, गलत कहलाएगा आपका कंसेप्ट, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं, एट 1 एटमॉस्फेयर फॉर एयर, एयर एट 1 एटमॉस्फेयर have got density of
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज, जरा रिकॉल करो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 29 grams. It means 29 grams of air at NTP would occupy 22.4 liters. मैं इन सारी बात को क्यों ना कहाँ लिखूं, इस जगह पर लिख देता हूं. For air, molecular weight is 29 gram per mole, and at NTP this weight would occupy 22.4 liters. एक तो इस कंसेप्ट से आप डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हो. इस कंसेप्ट से डेंसिटी क्या आएगी, 29 ग्राम पर 22.4 लीटर. ऐसे लिख दूंगा मैं, इट्स 29 ग्राम ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स. इसे आप सॉल्व करोगे, लीटर्स को आप लिख दोगे 1000 सीसी, तो यह चीज दिखने लगेगी 1.293 into 10 to the power -3 और into 10 to the power 3 ग्राम पर लीटर दिखने लगेगा. इसे आप ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो 1.293 kg पर मीटर क्यूब. kg पर मीटर क्यूब में लिखना है आपको तो हमेशा. और 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू 1.0325 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब इन वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं हमारे इस एक्सप्रेशन में. इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं. मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं इस जगह पर. वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है एयर में अंडर रूट ऑफ प्रेशर. प्रेशर की जगह पर मैं लिख रहा हूं 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 1.325 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और डेंसिटी की जगह पर मैं लिख रहा हूं 1.293 kg पर मीटर क्यूब. Upon solving this expression, you will get 280 meters per second. meters per second. जरा देखिए, न्यूटन का जब हमने कंसेप्ट अप्लाई करा तो यह वेलोसिटी आ रही, बट द एक्चुअल value for the speed of sound at this condition is 332 meters per second and it's obtained experimentally. अब जरा देखिए, न्यूटन ने जो साउंड की स्पीड अपने कंसेप्ट से ऑब्टेन करी वह 280 मीटर्स पर सेकेंड आई, और एक्सपेरिमेंटली जो एक्चुअली साउंड की स्पीड ऑब्जर्व की गई है वह 332. देयर इज अ लार्ज डिफरेंस. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. इफ आई कैलकुलेट द एरर इन दिस कैलकुलेशन इज 332 minus 282, 52 meters per second. This is the error. And if I calculate the percentage error,
that percentage error is 52 upon 332 into 100, and that is roughly 16%. And this is a huge error in calculation. It's huge error in the concept. इतने एरर को आप कोई एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक नहीं कह सकते। यदि इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, 52 मीटर्स पर सेकेंड, इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं तो गलती कहोगे कि कुछ ना कुछ तो गलत है। अब गलत क्या है? क्या एक्सपेरिमेंटली जो साउंड की स्पीड मेजर की जा रही है उसमें गलती है? नहीं। कई लोगों ने करके देख लिया, न्यूटन ने भी करके देख लिया, न्यूटन के ढेर सारे कोलीग्स ने भी करके देख लिया, जगह जगह पर हर एक ने इस कंडीशन पर 1 एटमॉस्फेयर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट एनटीपी एयर में साउंड की स्पीड मेजर करके देख ली और वह 332 मीटर्स पर सेकेंड ही आ रही है। साउंड की स्पीड 332 मीटर्स पर सेकेंड को आप बिल्कुल भी गलत प्रूव कर ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल सच्चाई है, वो तो फैक्ट है। तो गलती किस जगह पर है? गलती न्यूटन की है। न्यूटन ने ये जो स्पीड कैलकुलेट करी है इसमें गलती है। न्यूटन ने जो स्पीड कैलकुलेट करी ये इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट हुई, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में गलती है, यह गलत फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला कहां से आया? उस कंसेप्ट से, वो कंसेप्ट जो हमने लिखा था, कौन सा? कि यह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जोन हीट एक्सचेंज करते हैं, वह कंसेप्ट ही गलत है। उस गलत कंसेप्ट की वजह से हमने वो जो गलत कंसेप्ट डेवलप कर लिया और उस गलत कंसेप्ट की वजह से हमने यह फॉर्मूला ऑब्टेन करा और इस फॉर्मूले से हम यह गलत वेलोसिटी ऑब्टेन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट और इस कंसेप्ट से कैलकुलेट की गई वेलोसिटी, जरा आप बड़े ध्यान से देखना इस बात को कि 1 एटमॉस्फेयर को हमने कैसे कन्वर्ट करा है, ये ऑलरेडी हम वहां गैसियस स्टेट में भी सीख चुके हैं। इस बात को हीट चैप्टर में भी कई बार कई जगह पर यह चीज आई है। डेंसिटी और इसके कन्वर्जन ये भी हमने इसके पहले के चैप्टर्स में सीख रखे हैं, कर रखे। तो इसे हमने सही प्रॉपर यूनिट में सब्स्टिट्यूट करा, कैलकुलेट करा और यह वेलोसिटी ऑब्टेन करी। इसमें एरर देखा कि कितना एरर दिख रहा है एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू में और कंसेप्ट के द्वारा ऑब्टेन्ड वैल्यू में, यह एरर और यह परसेंटेज एरर। न्यूटन कभी भी इस डिफरेंस को समझा नहीं पाया था। न्यूटन कभी भी इस एरर को अकाउंट नहीं कर पाया था। इनफैक्ट न्यूटन ने स्वयं ने ही मान लिया था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट, टू कंसेप्चुअलाइज द स्पीड ऑफ साउंड थियोरेटिकली। न्यूटन के अपनी इस गलती को मान लेने के बाद, न्यूटन के फेलियर के बाद, Laplace, a French scientist, made a correction in this Newton's concept. इस न्यूटन के कंसेप्ट में उसने करेक्शन करा, नया फॉर्मूला लिखा, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा और उस नए कंसेप्ट से, नए फॉर्मूले से लाप्लास ने थियोरेटिकली साउंड की एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट स्पीड का लिए वैल्यू भी ऑब्टेन करके दिखा दी। कैसे दिखा दी वही समझाऊंगा, पहले इन सारी बातों को नोट डाउन कर लो प्लीज।